हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारा क्वेश्चन होने वाला है वो एपी के nth टर्म पे बेस्ड है। तो nth टर्म हम एपी का जानते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यदि एपी में n टर्म्स होते हैं तो ये क्या हो जाता है, an l बन जाता है और तब ये हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। फर्स्ट टर्म को a कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस को d कहा जाता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और an क्या होता है, nth टर्म होता है और l होता है लास्ट टर्म। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द 11 टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका 11 टर्म निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कीजिए। सबसे पहले हमारे पास a दिया हुआ है यानी a1, यानी इसका फर्स्ट टर्म ये है -5। फिर निकालिए a2 है -5/2। अब हमारे पास जब a1 a2 है तो हम इसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो जो कि a2 माइनस a1 होता है। तो a2 के जगह पे -5/2 है ही, यहाँ माइनस है, और a1 के जगह पर -5 है। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए पहले। तो ये हो जाएगा -5/2, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5/2। यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आया वो हुआ 5/2। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको पूछता क्या है कि इसका 11 टर्म निकालिए, यानी a11 बराबर वॉट दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास अगर 11 टर्म पूछता है तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास n की वैल्यू 11 है। 11वां टर्म पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि a11 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं यहाँ पे। जब हमको a11 पूछा जा रहा है यानी इसका 11 टर्म हमको निकालना ही तो है। तो a11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, वो भी ठीक था। अगर हम n बराबर 11 करके भी बनाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो ठीक ही था, n बराबर 11, लेकिन वो फॉर्मूला पे हम जाएंगे नहीं, एक स्टेप छोड़ देंगे। अगर हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते तो 11 माइनस 1 हो जाता। तो 11 माइनस 1 भी तो 10 ही हुआ, लेकिन ये तो सीधा है कि a प्लस ये 10d हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सीधे ये वैल्यू पुट करते हैं a की, जो कि हो जाएगा 5, फिर आता है 10 और हमारे पास ये है 5/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 + 5 हो जाएगा 30। यानी इसका जो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे -5 है, ये देखिए -5। तो एक सेकेंड, -5 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 बड़ा है तो प्लस का साइन उतरेगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा। तो इस तरह से ये जो एपी दिया हुआ है इसका जो 11 टर्म है वो हमारा हो जाएगा 20 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और आप इसे बाद में सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एपी में, यानी गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक एपी में a15 है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 15। दूसरा कहता है कि d है -3, यानी इसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तीसरा कहता है कि an, यानी nth टर्म भी दिया हुआ है जो कि 0 है। तो अब बचा क्या, साफ है n बच रहा है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। सीधा फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 दी हुई है, a की वैल्यू 15 दी हुई है, n हमको निकालना है तो n-1, d की वैल्यू -3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -3n, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और सॉल्विंग होगी। 15 3 18, 18 - 3n। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक को इधर लेके आ जाते हैं, यानी इन दोनों में से एक को, यानी अब अगर 3n को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, और 3n + 0 करेंगे तो क्या होगा, 3n ही होगा। तो ये 3n बराबर 18 हो गया, n बराबर 18/3 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया, यानी n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। यानी कि इस एपी में, जिस एपी का a की 15 दिया हुआ है, d -3 दिया हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है, जबकि उसका nth टर्म 0 है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हुआ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि d बराबर -4 है, यानी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि d -4 है और नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी का दिया हुआ है जो कि 7 है,
और nth टर्म भी हमको दिया गया है जो कि 4 है। ये गिवन डाटा है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, गिवन इन्फॉर्मेशन हमेशा लिखिए, वरना बार बार आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना है यानी a निकालना है। तो देखिए इसको फॉर्मूला पे पेस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 दी हुई है, a तो निकालना ही है, n हमारे पास 7 है, 7 माइनस 1 और d है -4। ठीक है, ये है 4 और देखिए यहाँ पे ये है a, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, तो -7 हो जाए, सॉरी 7 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 1 पहले 6 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, चाहते तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई गलती नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले होगा। 7 माइनस 1 6 और ये हो जाएगा -4, तो ये 4 बराबर a प्लस माइनस माइनस 24। अब क्या किया जाए, 24 को इधर ले आते हैं, तो 4 प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा a, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 28। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 28, यानी इस AP का फर्स्ट टर्म 28 है। इतना ही क्वेश्चन हमको कहता है। यदि इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जाता कि इसका A2 निकालिए, A3 निकालिए, तो आराम से निकल जाता है a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा रहा है। लेकिन बाय द वे जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये चीज़ ऐड कर दी जाती है कि आप जो है इसका बाकी का भी जो प्रोग्रेशन है निकालिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, an वाला कॉन्सेप्ट है, nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी इस AP का पहला टर्म 5 दिया हुआ है। CD इज 3, यानी कॉमन डिफरेंस भी इसका 3 दिया हुआ है, और जो लास्ट टर्म है वो 80 है। तो चलिए लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। nth टर्म भी इसको कर सकते हैं, an बराबर 80 भी कर सकते हैं। यदि AP में n टर्म्स हो जाते हैं तब हम क्या किया करते हैं कि उसे L मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो हमको निकालना यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरू में ही बताया गया था कि जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लिखते हैं, उसी तरह से यदि AB में n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो an वहाँ पे तब जाके लास्ट टर्म बन जाता है। तो लास्ट टर्म जब दिया हुआ है तो ये L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a बराबर 5 हो जाएगा, n हमको निकालना ही है, n माइनस 1 और d की वैल्यू 3, और L के बराबर 80 तो है ही। तो ये रहा 80, ये रहा 5, और ये हुआ 3n और ये हुआ -3। अब इसको सॉल्व यदि करें तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 3n। ठीक है, अब 80 में से 2 को घटा देते हैं, घटेगा ही, इधर आएगा तो निगेटिव का 2 हो जाएगा, 3n, ये हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 3n। यानी इसको और आगे सॉल्व करें तो n बराबर कितना हो जाएगा 78/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यानी ये हो जाएगा 26। यानी नंबर ऑफ टर्म इस AP में कितने मौजूद है, तो 26 मौजूद है। यानी जो 4 नंबर का आंसर है उसका आंसर 26 हो जाएगा। इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है, जबकि इसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म 80 है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 26 है। चाहें तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली से बचने के लिए ही इस फॉर्मूले का आविष्कार हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेक कीजिए कि 0 इज अ टर्म ऑफ द AP, यानी यहाँ पे एक AP दिया हुआ है, क्या आपको चेक करना है कि 0 उसका टर्म है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उस समय हमको क्या करना होता है कि चलिए मान लेते हैं कि इसका nth टर्म ही 0 है। यही रूल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी जब हम दिए गए टर्म को nth टर्म मान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये इसका टर्म है कि नहीं। तो चलिए अब इसका A1 निकालते हैं। फर्स्ट टर्म 31 और दूसरा टर्म कितना दिया हुआ है 28, तो इससे इसका निकलेगा कॉमन डिफरेंस जो कि है A2 माइनस A1, तो ये कितना हो गया 28 माइनस 31, A2 माइनस A1, तो 29 30 31, यानी -3, और -3 किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। अब फॉर्मूला पे पेस्ट करते हैं ये इसका टर्म है कि नहीं, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ये 0 है, a यहाँ पे 31 है, और n तो यहाँ पे पता ही करना ही है कि ये इसका टर्म है कि नहीं। तो n माइनस 1 और d बराबर -3 है। ये हो गया 0, ये हो गया 31, ये हो जाएगा, एक सेकेंड,
ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो -3n + 3। तो अब ये क्या बचा, ये हो गया 0, 31, 32, 33, 34, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा -3n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इस 3n को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3n, ये हो जाएगा 34। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 34/3। अब देखिए ये यहाँ पे कटेगा नहीं, यानी कि ये जो है एक फ्रैक्शन में आ रहा है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, होल में सॉल्व करके भी अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, तो ये कितना हो जाएगा 1। यानी कि इसको अगर सॉल्व करें तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डिवीज़न नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया फ्रैक्शन में हमारे पास, 11 3 जा 33 + 1 34, ये हो जाएगा 11 1/3। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो है हमारा जो है, अगर ये सिंपलर आ जाता, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आता, तब तो ये इसका टर्म हो सकता था। लेकिन ये यहाँ पे देखिए होल ये फ्रैक्शन में आ रहा है और होल में जब हम कर रहे हैं तो ये होल मिक्स्ड में भी कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये जो है इसका टर्म नहीं है। अगर ये सिंपलर आता तो हम जो है यहाँ पे इसे इसके टर्म को मान सकते थे, लेकिन ये इसका टर्म नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है यहाँ पे और ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये इसका टर्म नहीं है। तो इसका आंसर जो है नो हो जाएगा, यानी 5 नंबर का आंसर हमारा नो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि AP का जो 11 टर्म है वो 80 दिया हुआ है। ठीक है, 11 टर्म यानी कि A11 80 दिया हुआ है और जो इसका 16 टर्म है वो 110 दिया हुआ है, यानी A16 बराबर 110 गिवन है। तो निकालना क्या है, तो इसके 31st टर्म को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब रहता है तो हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है, केवल ये दोनों का ही डाटा दिया हुआ है, ये तो निकालना ही है। तो इसी दोनों को सॉल्व करके जो है हम ये टर्म निकाला करते हैं। जैसे कि A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं और ये बराबर किसके हो गया 80 के। A16 को क्या लिख सकते हैं, A15D लिख सकते हैं और ये 110 के बराबर है। देखिए A + 10D A + 15D बराबर 110। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन मान लीजिए, इसको एक को इक्वेशन 1 मान लीजिए, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि दोनों में से किसी एक को एक दूसरे में से घटा दीजिए, किसी को भी, पहले वाले में से दूसरे वाले को या दूसरे वाले को पहले वाले में से, किसी को भी जैसे मन तैसे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा A + 15D माइनस A + 10D और ये कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटेगा, ये हो जाएगा 110 - 80। घटाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ये हो जाएगा A + 15D, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा -10D और 80 तो 20 100 और 110 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ये 15 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 10 5 15 हो जाएगा, तो ये 5D हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो D बराबर ये ओवरऑल हो जाएगा 30/5, तो ये हो जाएगा 5 6 या 30, तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 6। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमें कोई टर्म निकालना होता है तो हमारे पास हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको एक फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा है कि हमको कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास D आ ही गया है तो किसी इक्वेशन में पुट करके D की वैल्यू A की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए क्या है इक्वेशन में, एक A है एक D है, अगर एक का वैल्यू पता चल जाए तो क्या दूसरे का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान है, यदि आप दूसरे में जाएंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। A + 10D है, ये हो गया 80। अब A की वैल्यू तो निकालनी है और D की वैल्यू आ गई है 6, तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 10 6 या 60 बराबर 80 और ये हो जाएगा A बराबर 80 - 60 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, यानी D की वैल्यू 6 A की वैल्यू 20। अब A31 क्या होता है, A31 A + 30D होता है। ठीक है, A की वैल्यू 20 आ ही गई है और D की वैल्यू 6 आ ही गई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 180, 180 + 20 हो जाएगा 200, यानी इसका जो 31st टर्म है वो हमारा है 200। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 2 टर्म का डाटा दिया रहे,
और उसका कोई और टर्म निकालने के लिए कहा जाए किसी एक ही एपी में, तो तरीका ये है कि दोनों को आप जो है सॉल्व कीजिए कुछ इस तरीके से, जो ऐसे करके दिया हुआ है, फिर एक दूसरे से माइनस कीजिए। क्यों करते हैं? ताकि एक की वैल्यू आ जाए। एक की वैल्यू आ जाएगी तो फिर दूसरे में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दोनों की वैल्यू पुट करके जो कहा जा रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4, ठीक है, A4 फॉर द फॉलोइंग AP। चलिए यहाँ पे AP दिया हुआ है तो पहले लिखिए फर्स्ट टर्म है 4, दूसरा AP लिखिए ये है 9। अब A2 माइनस A1 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ये हुआ 5 4 9 D। लेकिन ध्यान दीजिए AP कंटिन्यू नहीं हो रहा है, AP यहाँ पे जो है एंड हो रहा है, 254 के बाद एंड हो रहा है, यानी इस AP का जो लास्ट टर्म है, या फिर बोले दूसरे शब्दों में तो nth टर्म जो है वो 254 पे एंड कर रहा है। हमको पूछता है A8 माइनस A4। चलिए ठीक है, तो A8 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D लिख सकते हैं, ठीक है। तो A हमारे पास क्या है? 4 है, और D हमारे पास क्या है? D हमारे पास 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। A8 की वैल्यू निकली। अब A4 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे। तो A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। यानी कि अब बोलता क्या है कि A8 माइनस A4। तो A8 कितना आया है? 39 आया है, और A4 19 आया है। घटा दीजिए, 9 में से 9 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले डाटा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाद बाकी से ही जो है टोटल का टोटल काम निकल गया। ये nth टर्म वाले की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी जो है क्या है कि जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमारे पास यही दो चीज़ें निकालने के लिए कहा जा रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है। एपी कौन है? 3 8 13 18 विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन जब आए या फिर आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें होता क्या है कि आपको हिंदी समझनी ज़रूरी होती है। यानी कहता है कि ये एपी दिया गया है, इसका कौन सा टर्म इससे 130 ज़्यादा होगा, इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगा। यानी कोई तो टर्म इसका होगा जो कि इसके टर्म से 130 ज़्यादा होगा, तो उसी टर्म की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालते हैं जो कि है 3, यानी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अब कीजिए A2 माइनस A1, तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 3 हो गया, और ये हो गया 5, और ये हो गया बराबर D। इतना हमारे पास दिया हुआ है। और कहता है इस 31st टर्म, यानी इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा, तो कोई ना कोई तो जरूर टर्म होगा जो कि इसके 130 टर्म से, जो इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ये AP है, हमें किससे काम करना पड़ेगा? A31 के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये है हमारे पास A31, तो A31 क्या होगा? A प्लस 30D होगा, ठीक है। इसी AP की बात की जा रही है। A है यहाँ पे 3, और D की यदि बात करें तो D हमारे पास आया है 5, 5D A3, तो ये कितना हो गया? एक सेकेंड, विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म। तो A31 तो A प्लस 30D, तो A की वैल्यू 3 है और 30D की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये हो जाएगा 30 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, तो 5 3 जा 15 और 0, तो ये कितना हो जाएगा? 153, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास A31 की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। इस AP का कौन 31वें टर्म से, यानी इस AP का कौन सा टर्म इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगा? यानी इसका 31वां टर्म 153 है, तो इससे 130 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा?
तो ये जानने के लिए हम इसमें 130 को जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यानी इसके 31वें टर्म से कौन सा नंबर ज़्यादा हुआ 130, तो 283 हुआ, यही कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अब ये और आगे सॉल्व होगा, यानी अब हमको इसका n निकालना है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे Tn अगर लिखें तो ये क्या होता है a + n-1 इंटू डी। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है ये तो मालूम है नहीं, लेकिन Tn की वैल्यू पता चल गई है इसमें 130 जोड़ने के साथ। तो ये कितना हो गया 153 आया, 130 जोड़ दिए, 3 5 3 8 1 1 2, तो ये 283 तो हमको मिल गया। अब a कितना है 3 है, n हमको निकालना है कि कौन सा टर्म है, और d हमारे पास कितना है 5 है। तो ये हो गया 283 और ये हो गया 3, ये हो गया 5n, ये हो गया -5। और सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 283, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2 हो जाएगा, 3 2 5, और ये हो जाएगा 5n। अब इसको इधर लेकर आइए, 283 माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 बराबर 5n। इधर और सॉल्व करते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 285/5 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नीचे में, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, हाथ में आया 3, 35 5 7 या 35, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 57, 1 सेकेंड, यानी n बराबर हमारे पास हो जाएगा 57, यानी 9 नंबर का हमारे पास आंसर हो जाएगा 57। यानी इस एपी का जो 57वां टर्म है वो इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा है। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। आप क्या कीजिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि आप जो है NT 57 रख के यहाँ पे देख लीजिए, तो आपकी वैल्यू जो है इतनी ही आ जाएगी। ये होता है इसका क्रॉस वेरीफाई। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ करते हैं यदि आपको इसकी हिंदी जो है बेहतरीन तरीके से आए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमको पहले क्या था, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 31st टर्म, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ जुड़ रहा है, कहता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी एपी के लास्ट से। यानी पहले में अगर कहा जा रहा था तो सीधे हम आगे से टर्म निकाला करते थे, लेकिन अब कहता है कि 6 टर्म निकालिए, वो भी पीछे से। यानी कहीं ना कहीं तो कोई एपी है तो खत्म हो ही रही है, तो उसके पीछे से जो उसका छठा टर्म है वो निकालिए। जब भी आपको कभी एंड निकालने के लिए कहा जाए तो एंड निकालने का फॉर्मूला होता है L - n - 1 इंटू डी। सीधे इस फॉर्मूले पे उसे पुट कर दीजिए, जो भी एपी निकलेगा वो उसके एंड से निकल रहा है। यहाँ पे देखिए L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एपी एंड कर रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ से 20 से कंटिन्यू हो रहा है, लास्ट में ये -40 पे आकर रुक गया, मतलब ये एपी और आगे नहीं जा रहा है, यही इसका लास्ट टर्म है। तो L बराबर कितना हो गया, -40 हो गया। n की बात करें तो ये 6 टर्म निकल रहा है, तो n बराबर 6 हो गया। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए d की वैल्यू निकालने के लिए a1 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 17 है, सेकेंड टर्म इसका क्या है, सेकेंड टर्म इसका 14 है, तो a2 - a1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 17, तो 14 15 16 17, तो ये हो गया -3, यानी d की वैल्यू भी निकल गई। अब क्या करें, तो सबको फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, L बराबर है -40, n की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 - 1, और d की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -40, और सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ माइनस है, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा +15, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 होगा, 30 में से फिर 5 घटा देंगे तो 25 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -25। यानी यह जो एपी दिया गया है इसके इंड से अगर हम छठा यानी इसके पीछे से जो छठा टर्म निकालेंगे तो वो हमारा -25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। याद रखना है बस आपको ये वाला फॉर्मूला जो कि फ्रॉम द एंड कहता है, तो L - n - 1 इंटू डी। अगर फ्रॉम द एंड नहीं कह रहा है तो सीधे वाला nth टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एपी में
a बराबर 10 दिया हुआ, यानी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म 10 है, उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है और इसका n भी जो है 100 दिया हुआ है। यानी ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म AP का 10 है, कॉमन डिफरेंस 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A100, तो हमको निकालना क्या है, A100 निकालना है कि A100 बराबर व्हाट। सबसे पहले निकाल लेते हैं यही क्वेश्चन। तो देखिए A100 को हम क्या लिख सकते हैं, A100 को हम लिख सकते हैं A + 99D, ठीक है। A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है, तो 99 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ ये हो जाएगा 10, 9 5 जा 45, हाथ में आया 4, 9 5 जा 45 + 4 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 495, 495 में 5 जोड़ेंगे तो 500, 500 में 5 जोड़ेंगे तो 505, यानी यहाँ पे जो इसका A100 है वो 505 हो जाएगा। फिर कहता है कि फाइंड द 15 टर्म। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऑल्सो फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड, यानी पिछला वाला भी क्वेश्चन है, फ्रॉम द एंड यानी पीछे से जो है इसके 15 टर्म को निकालिए। तो जैसे ही आपको एंड पूछा जाए तो फॉर्मूला याद कीजिए, L - n - 1 × D। तो L यहाँ पे क्या डिनोट करता है, L यहाँ पे लास्ट टर्म डिनोट करता है। अब लास्ट टर्म कैसे पता चले, तो ध्यान दीजिए, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो एक ही AP के बारे में है, यानी एक ही AP के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन को शुरू में देखिए, लास्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म जो है, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 100 ही है, तो इसका जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 505 है। यानी यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 505 है, क्योंकि 100 ही टर्म इस AP में मौजूद है, उससे ज़्यादा नहीं है, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 505 हो गई, यानी इसका लास्ट टर्म 505 है। और n हमारे पास 50 दिया हुआ है, 50 - 1 की एंड से 50 टर्म की वैल्यू निकालिए और D हमारे पास दिया हुआ है 5। अब ये सॉल्व होगा, ये हो गया 505, ये हो गया 49 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, ये हो गया 505 और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, ये हो गया 24। अब 505 में से इसको घटाइए, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 50 टर्म फ्रॉम द एंड कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बस आपको फॉर्मूला याद करना है और याद करना है कि इसका लास्ट टर्म कौन है, तो 100 ही टर्म, यानी n नंबर ऑफ टर्म 100 ही है, तो 100 की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, 505, तो 505 यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए हमको नहीं दिया हुआ रहता लास्ट टर्म की वैल्यू, हमको A80 के बारे में पूछता, तब हम क्या करते, तो लास्ट टर्म की वैल्यू हम निकालते, तब जाके वो यहाँ पे पुट होता और तब जाके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करेंगे, बस आप उसे ध्यान से समझिए। इन अ फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारी में देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो में जो है 43 गुलाब के फूल हैं फर्स्ट रो में, दूसरे रो में जो है 41 गुलाब के फूल हैं, तीसरे रो में जो है 39 गुलाब के फूल हैं, एंड इसी तरह से ये हो रहा है। मतलब समझिए, पहले वाले में 43 लगाया गया था, तो दूसरे वाले में 41, यानी 2 कम किया गया, फिर अगले वाले रो में 2 फिर कम किया गया, फिर अगला वाला जो रो आएगा उसमें भी 2 कम किया जाएगा, वो 37 होगा, फिर 2 कम किया जाएगा तो 35 होगा, फिर क्या हो जाएगा 33 होगा, 31 होगा, 29 होगा, 28 होगा, ऐसे करके ये हो रहा है। देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और यहाँ पे ये तो पहले की बात हो रही है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि अंतिम रो में, यानी देखिए फर्स्ट रो में इतना था, सेकेंड रो में इतना था, थर्ड रो में इतना था, तो हम भी तो मैनुअली निकाल सकते हैं 2-2 कम करके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन यही दे रहा है अपने काम को आसान करने के लिए कि लास्ट वाले में जो है, यानी ये AP अगर इस तरह से चल रहा है तो लास्ट वाले रो में 11 गुलाब के ही फूल लगाए गए हैं। तो कितने रो उस फ्लावर बेड में मौजूद है हम भी मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको फॉर्मूला से समझाना है तो समझाते हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, हाउ मेनी रोज यानी नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, कितने हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे A कौन हो गया 43 हो गया फर्स्ट टर्म,
A2 कौन हो गया, 41 हो गया। अब D निकालिए तो D कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A2 माइनस A1 ये कितना हो जाएगा, 41 माइनस 43 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है घटे जा रहा है, तो ये -2 बराबर D हो गया। सबकी वैल्यू निकल गई, तो हमको क्या करना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो कितने रोज फ्लावर बेड में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे an है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और 11 रो लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए nth टर्म हमारा 11 दिया हुआ है, यानी कुल मिला के जो है एक सेकेंड 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। हाँ, यानी यहाँ की लास्ट रो में जो है 11 गुलाब के फूल है, यानी लास्ट ये एपी कहाँ पे एंड कर रहा है, 11 पे, यानी 43 से फूल शुरू हुआ और घटते घटते 11 पर पहुँच गया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 11 दिया हुआ है, या फिर एल आप लिखे या फिर एन लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, एन तो निकालना ही है, और डी की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पे तो सॉल्व होगा नहीं, तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, एक सेकेंड, 11 बराबर 43 -2n और ये +2, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 11, 43 2 45, 45 -2n। अब क्या करते हैं, 2n को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n, और ये हो जाएगा 45, और 11 को इधर लेके आते हैं तो ये -11, तो ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 34। तो n बराबर कितना हो गया, 34/2 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी n बराबर 7 हो गया। यानी हमको जो पूछा जा रहा था कि हाँ कितने रो जो है इस फ्लावर बेड में मौजूद है, तो इस फ्लावर बेड में हमारे पास जो है 17 रो मौजूद है। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे मैनुअली सॉल्व करके अब हम आपको दिखाते हैं कि ये आखिर हो कैसे रहा है। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड, इसको हम आपको ऐसे ही करके बताते हैं। जैसे मानिए ये पहला 43 था, दूसरा 41 हुआ, फिर ये 39 हुआ, फिर ये 37 होता, फिर ये 35 होता, और फिर जाकर ये 33 होता, 31 होता, 29 होता, 27 होता, 25 होता, फिर जाकर ये 23 हो जाता, फिर ये 21 हो जाता, फिर ये 19 हो जाता, और फिर ये 17 हो जाता, फिर ये 15 हो जाता, फिर ये 13 हो जाता, फिर ये 11 हो जाता। 2-2 करके घट रहा था, यानी एक रो में कोई व्यक्ति जो है जो पहले बार में 43 लगाया तो वो दूसरे रो में 2 कम कर रहा है, तीसरे रो में फिर 2 कम कर रहा है, फिर 2 कम कर रहा है। तो अब यहाँ से गिनिए कि कितने रो हुए, तो 11 रो पर तो वो ख़त्म कर देता है, 11 के बाद वो गुलाब नहीं लगाता है, लास्ट में बस 11 गुलाब लगा के छोड़ देता है। तो कितने रो में उसने गुलाब लगाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 रो में उसने लगाई। तो देखिए फॉर्मूला से भी तो 17 ही आया यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि कुछ इस तरह से हो रहा है, बस जो है आपको फॉर्मूला का बस यहाँ पे इस्तेमाल करने बताया जा रहा है। हो कुल मिला के ये हो रहा है कि प्रत्येक बार जो है वो 2-2 कम कर रहा है, लास्ट में 11 पे गया तो ओवरऑल 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो कितने नंबर ऑफ रो यहाँ पे हो गए, तो टोटल 17। अब आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे एपी के जो क्वेश्चन हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन भी जो है वर्ड प्रॉब्लम ही है। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वह जो है एक लोन रिपे करना शुरू करता है। A man starts repaying a loan as the first installment of ₹100। यानी कोई व्यक्ति है जिसने लोन ली होगी, अब उसे लोन को भरना पड़ रहा है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में वो 100 रुपया भरेगा, और कहता है कि प्रत्येक महीने जो है 5-5 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी इन द 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि समझिए एक व्यक्ति लोन लिया, अब उसको क्या करना होगा, लोन चुकाना पड़ेगा। तो लोन वो जब चुकाएगा तो पहले बार में 100 रुपये देगा, दूसरे और प्रत्येक महीने उसे 5-5 रुपये और देना पड़ेगा। यानी पहले बार में जैसे उसे 100 दिया तो अगले बार 105 देगा,
फिर 105 में 5 जोड़िए, फिर 110 में 5 जोड़िए, फिर 115 में 5 जोड़िए। तो ऐसे करते वो देता जाएगा। कैसे देगा? और पूछता है कि जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कब तक हुआ ये 30वां इंस्टॉलमेंट। सोचिए, एक साल में 12 महीना होता है, दूसरा में 24 महीना होता है, तो 2 साल 6 महीना जो है उसे ये लोन पे करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि इसके 30वां इंस्टॉलमेंट में जो है वो कितना जाके पे कर देगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लोन रिपे कर रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट जो है 5 रुपया प्रति महीने भर रहा है। तो लास्ट में वो 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे पहले बार में, यानी इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 100 रुपया है। दूसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा, 5 रुपया बढ़ेगा प्रत्येक महीने, तो 105 हो जाएगा। तीसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा, फिर 5 रुपया बढ़ेगा, तो 110 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये डाटा तो बढ़ता ही चला जाएगा। अब A1 A2 A3 निकल गया, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी 5 के अंतर पर जो है ये पैसा देगा। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, जो कि हमारे D के बराबर हो जाएगा। इतना डाटा दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि आखिर कितना पैसा जो है वो 30वें इंस्टॉलमेंट में जो है पे करेगा। यानी नंबर ऑफ टर्म हमको ये दिया हुआ है 30 महीना, यानी 30वें इंस्टॉलमेंट में, यानी 2 साल 6 महीना के बाद उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हमें nth टर्म निकालना है, टोटल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a है 100 रुपया, n है 30 रुपया, 30वां नंबर ऑफ टर्म माइनस 1, और d है 5 रुपया। ठीक इसी तरह से अब इसको सॉल्व करते जाइए, तो ये हो जाएगा 29 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, हाथ में रहा 4, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 145, 10 4 14, तो 100 प्लस 145 हो जाएगा 245। यानी इस व्यक्ति को 2 साल 6 महीने के बाद जो है 245 रुपया देना पड़ेगा। देखिए बहुत कम ही पैसा जो है उसे देना पड़ा, क्योंकि प्रत्येक महीना जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो बस 5-5 रुपये का ही है, तो उसको अंत में जाके 245 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 100 एंड 300, 10 एंड 300, यानी 10 और 300 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, यानी कितने नंबर मौजूद हैं, विच डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3, यानी जब हम उसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 लीव करता है। तो 10 और 300 के बीच में पूछा जा रहा है, यानी 10 को भी छोड़ देंगे, 300 को भी छोड़ देंगे, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए पहला नंबर है 11 से शुरू करते हैं कि जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 4 2 जा 8 करते हैं, तो 8 9 10 11। चलिए पहला नंबर हमारे पास कौन आ गया, 11, यानी इसका फर्स्ट टर्म लिखिए कितना हो गया, 11। सेकेंड टर्म निकालते हैं तो 12 तो डिवाइड हो ही जाएगा, 14 देखिए डिवाइड होगा कि नहीं, तो 4 3 जा 12, तो ये कितना रिमाइंडर, ये तो 2 ही रिमाइंडर हो रहा है। चलिए ये काम नहीं करेगा, पहला वाला काम किया तो 11 भी हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 13 करके देखते हैं। देखिए 4 3 जा तो 12, तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, 14 भी नहीं होगा। अब आते हैं 15 पे, करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये रिमाइंडर कितना बचा, 3 2 3 5, यानी कि दूसरा नंबर हमारे पास कितना हो गया, A2, ये हो गया 15। ठीक है, अब देखिए 16 को करेंगे तो क्या 16 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 16 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 तो कट जाएगा, 7 से करें तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 11 12 13 14 15। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 4 का गैप यहाँ पे आ रहा है, 11 12 13 14 15, तो 16 17 18 19 से करके देखते हैं, ये 18 और बाद बाकी काम नहीं करेगा, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, देखिए फिर से 3 रिमाइंडर बचा,
यानी कि हमारे पास A3 बराबर कितना है, इस बार आ गया 19। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, AP के पैटर्न को समझना है कि एक सेकेंड यहाँ पे आप एक रूल जानते होंगे कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी देखिए किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे ये 4 था, जैसे हमारे पास यहाँ पे 11 है तो डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोसेंट, यानी 4 इंटू 2 प्लस 3। तीसरा देखिए 19 था तो ये कितना है, 4 है, तो ये कितना हुआ 3, यानी ये हो गया डिवीज़र इंटू कोसेंट, यानी 4 इंटू 4 प्लस 3। यानी क्या हम इसको वेरी तो ये वाला कर रहा है, यानी कोसेंट वेरी कर रहा है, तो 4k प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि किसकी वैल्यू वेरी कर रही है, कोसेंट वाले की वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पे 4k प्लस 3 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो AP बन रहा है वो 4 के गैप पे बन रहा है, यानी प्रत्येक बार जो है 4 नंबर को छोड़ते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 रिमाइंडर भी छोड़ रहा है। तो यहाँ पे जब 3 हमको मिल गया तो एक काम करते हैं, इसका जो है हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 4, 12, 13, 14, 15, तो ये बराबर D के हो गया। अब हमको क्या जानना है कि कितने नंबर इसके बीच में लाई करने हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि आप n नंबर बताइए। तो n अगर निकालना है तो हमारे पास an भी होना चाहिए, यानी nth टर्म इसका क्या है। तो चलिए 100 और 300 के बीच में पूछा जा रहा है तो 300 को तो एक्सक्लूड ही कर देना है, तो 299 को करके देखते हैं। तो 299 को अगर डिवाइड करेंगे तब कितना रिमाइंडर बचता है 4 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये हुआ 1, ये हुआ 9, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा। और ये कितना बचा हमारे पास 3 बचा। चलिए यहाँ पे भी जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो कितना है, अंतिम नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 299, क्योंकि कितने नंबर लाई कर रहे हैं इसके बीच में ये तो निकालना ही है। और इसका जो nth टर्म, यानी कि आप इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, जो लास्ट टर्म हो रहा है वो है 299, क्योंकि 300 से आप करके देखिए वो होगा भी नहीं। और हमको 10 और 300 के बीच में पूछ रहा है, बल्कि न कि 10 और 300 तक में इंक्लूड करना है, हमें उसे एक्सक्लूड कर देना है 10 को और 300 को, और स्टार्ट करना है 11 से। तो L बराबर 299 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 3 भी बच गया। तो ये पैटर्न को तो ये फॉलो कर रहा है। अब करना कुछ नहीं है, बस आप इसे फॉर्मूला पे जो है बैठा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L की वैल्यू हमारे पास 299 आ गई, A की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, n हमको निकालना ही है कि कितने टाइम यहाँ पे, और d यहाँ पे 4 हो गया। सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 299, ये हो जाएगा 11 प्लस 4n माइनस 4, और सॉल्विंग होगी तो ये हो जाएगा 299, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 3 10 1 11, और ये हो जाएगा प्लस 4n, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 299 माइनस 7 बराबर 4n हो जाएगा। तो ये 4n बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 292। तो n बराबर हो जाएगा 292/4। तो अब हम क्या करें, इसको कहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 292, तो 4 7 जा 28 होता है, ये हो जाएगा 1 2 4 3 जा 12, यानी ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 73 बार में कट जाएगा। यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 73 आ जाएगी। यानी 10 और 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगे और 3 रिमाइंडर लेफ्ट कर देंगे, तो इतने नंबर 73 हैं। 73 नंबर इन दोनों के बीच में मौजूद हैं, जिनको कि जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तब जाकर ये 3 रिमाइंडर लेफ्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड p इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द p टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि p की वैल्यू निकालिए
यदि गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है वो इस एपी का पी टर्म है, यानी एक्स की वैल्यू जो दी गई है वो इसका पी टर्म है, हम कहता है कि पी की वैल्यू निकालिए यदि एक्स का वैल्यू इसका पी टर्म है। तो चलिए इसको पी टर्म ही रहने देते हैं या फिर nth टर्म मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और AP में A1 हमारे पास कितना है 25, A2 हमारे पास कितना है 50। तो अब कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 25, तो 25 25 होता है 50, तो ये हो जाएगा 25 बराबर D। और यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है कि x की वैल्यू ही पीथ टर्म है, यानी nth टर्म ना लिख के पीथ टर्म लिखा गया है, तो क्या दिक्कत है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा nth टर्म ही हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म हमारे पास 1000 दिया ही गया है, a बराबर 25 दिया ही गया है, तो n यहाँ पे निकलेगा, तो ये हमारे पास 25 दिया गया है। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा प्लस 25n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25। ध्यान दीजिए ये प्लस का 25 ये माइनस का 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 25n बराबर 1000। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1000/25 हो जाएगा। इसको काटिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास n की वैल्यू 40 आ गई। यानी यहाँ पे हमारे जो पास है AP बराबर 100 तो दिया हुआ ही है, और n की वैल्यू जो है हमारे पास 40 आ ही गई है। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस nth टर्म की जगह p टर्म आपको लिखा गया है और x की वैल्यू 1000 दी गई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, और n की वैल्यू जो है 40 यहाँ पे दी ही गई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में जो फॉर्मूले पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ ₹5000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी 5000 रुपये जो है, यानी प्रिंसिपल जो है वो कितने इंटरेस्ट के पर एनम, यानी 1 साल के लिए दिया गया था, तो 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो प्रत्येक साल के अंत में आप जो है इंटरेस्ट कीजिए। यानी जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, FD करते हैं, तो क्या होता है कि आप कुछ पैसे रखते हैं, बैंक उन पे क्या करती है इंटरेस्ट चलाती है, तो साल के अंत में आपका टोटल पैसा बढ़ जाता है। फिर आप उस FD को कंटिन्यू कर देंगे तो अब वो FD उतने पैसे पर चलेगी, फिर वो कुछ साल बढ़ जाएगी। अगर आप ये 10 साल तक करते जाते हैं, रिन्यू करते जाते हैं, तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, बैंक में रखे रखे पैसा बढ़ता जा रहा है। वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो क्या ये जो इंटरेस्ट फॉर्म कर रहा है वो AP बना रहा है। AP कब जानेंगे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जब वो कॉमन डिफरेंस सेम होता जाएगा। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, यानी 30वें साल पे क्या इंटरेस्ट इसका होगा, यानी ये व्यक्ति जो है 30 साल तक ऐसा कर रहा है, तो अंत में जाके इसका कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट बाय T, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको 1000 से डिवाइड कर दिया करते हैं, P इंटू R इंटू T बाय 1000। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट है हमारा 5000, रेट है हमारा 8 और टाइम है हमारा 1, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 100 होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 गया, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 0, यानी टाइम क्या था 1 साल था, प्रत्येक साल हो रहा है। तो पहले साल में उसको जो है फर्स्ट ईयर में 400 रुपया मिला। चलिए अब ये दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू R इंटू T बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फिर जो है कितना हो गया 5000, और रेट हमारा फिर भी 8 है, टाइम 2 गुना हो गया, और ये हो जाएगा 100। तो इसको काटिए, 0 0 गया, तो 8 2 जा 16 हो गया, और ये 5 0 हो जाएगा, तो 65 जा क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 8 80, तो दूसरे साल ये 800 हो गया। अब इसी तरह से इसके तीसरे साल का निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट,
तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये प्रिंसिपल है 5000, रेट है 8, साल हो जाएगा 3 और ये डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 0 गया, 8 3 जा 24, 24 इंटू 50। तो यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 0। अब यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास आ गया। अब देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म आया वो कितना हुआ, 400 हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसका जो सेकेंड टर्म आया वो कितना हुआ, 800 हुआ, और जो थर्ड टर्म आया वो 1200 हुआ। क्या ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो ये कितना है, 800 माइनस 400, तो कितना हुआ, 400 ही तो हुआ। फिर 1200 माइनस 800 कीजिए तो 8 4 12 यानी 400, यानी सेम पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एपी है। डू दी इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो क्या ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो चलिए इसको मेंशन भी कर देते हैं। एपी हमारा हो गया 400, फिर हो जाएगा 800, फिर हो जाएगा 1200 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू हो रहा है। अब हम ऐसे चाहें तो 30 तक भी कैलकुलेट करते करते जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब ये 30 साल का पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे सीधे फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे 30 साल का निकालने के लिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे जो है इसको भी हटाएंगे ताकि हमें स्पेस मिले बीच में इसे लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अब हमको 30 साल का निकालना है। 30 साल में उसको कितना पैसा मिलेगा, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो 30 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, यानी इसका जो A1 है वह 400 है, इसका जो D है वो भी A1 400 है और इसका D भी 400 है, यानी फर्स्ट टर्म 400 आया और इसका कॉमन डिफरेंस भी 400 ही आ रहा है। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो रहा है। तो चलिए an से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा 400 है, n हमको निकालना ही है, एक सेकेंड, n नहीं निकालना है, n तो दिया हुआ ही है। हाँ ये देखिए n तो हमारे पास दिया हुआ है, n हमारे पास 30 दिया हुआ है। तो ये 30 माइनस 1 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये तो प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 400, ये हो जाएगा 400 और प्लस 9 4 जा 36, हाथ में आया 3, 4 2 जा 8, 9 10 11, ये हो जाएगा 0 0। अब इसमें 400 जोड़ देंगे तो 0 0 6 4 10 1 1 6 0 0 और 400 जोड़ेंगे तो ये 0 0 6 4 10 2 1, तो ये हो जाएगा 12,000, यानी जो है इसका आंसर हो जाएगा 12,000। यानी उस व्यक्ति को जो है अपने 30वें साल में कितना रुपया मिलने वाला है, तो उसे ज़्यादा नहीं मात्र 12,000 रुपये यहाँ पे उसको मिलने वाले हैं। यही इस क्वेश्चन का जो है पूरा सॉल्यूशन है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ही चीज़ चाहिए और वो है कि आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए और 3-4 टर्म तक आप इसका एपी क्रिएट कर लीजिए। यदि क्रिएट नहीं होता एपी तो हम रुक जाते, लेकिन यहाँ पे तो एपी क्रिएट हो भी रहा है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर का मतलब होता है किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर, जबकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपया लिया जा रहा है और 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लिया जा रहा है, और जब फिर आप एक और किलोमीटर बढ़ेंगे तो 8 रुपया और लिया जाएगा, यानी 15 में 8 और लिया जाएगा। फिर आप बढ़ेंगे तो फिर 15 में 2 बार 8 लिया जाएगा, फिर 8 किलोमीटर बढ़ेंगे तो ऐसे करके लिया जाएगा। तो कहता है कि इतना दूर तक तो समझ में आ गया। फिर कहता है डज नॉट फॉर्म एन एपी एज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15,888। यहाँ पे एक चीज़ हमको समझनी है जो कि क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे होगा आफ्टर ईच किलोमीटर, यहाँ पे जो है आफ्टर लिखाएगा
आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15888। यहाँ पे कहता है जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है उसको लिखिए। यानी कि अगर आप पहले बार टैक्सी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहले बार में 15 रुपया लगेगा। यह किसके लिए है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए इतना रुपया लगेगा। फिर आप जब दूसरी बार यात्रा करेंगे तो आपको किलोमीटर वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपया और लगेगा। यहाँ पे देखिए 15 + 8 तो 8 2 10 3 13 यानी 23 हो गया। ये था आपका दूसरे किलोमीटर का हिसाब। अब जब आप तीसरे किलोमीटर पे जाएंगे तो 15 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन आपने क्या किया और यात्रा की, 2 किलोमीटर आप और बढ़े। पहले बार में आपने एक बार 8 रुपये दिए, अब आप एक और बार गए तो ये कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, यानी 15 + 8 2 16 तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 11 1 1 2 1 3, ये 31 रुपया। ये किसके लिए? थर्ड किलोमीटर के लिए देना पड़ा। यदि आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक ऐसा काम कीजिए कि आप जो है सेकेंड किलोमीटर में आपको 23 रुपया लगा तो 23 रुपया लगा और 23 में आपको फिर 8 रुपया देना पड़ेगा अगले किलोमीटर के लिए, तो 23 में सीधे 8 जोड़ दीजिए तो ये भी तो 31 ही हुआ। अब जब आप अगले किलोमीटर में जाएंगे तो आपको 31 रुपया के लिए फिर एक और किलोमीटर बढ़े आप तो ये 8 रुपया फिर देना पड़ेगा, 8 रुपया फिर देना पड़ेगा तो ये 8 1 9 और ये जो है 39 हो जाएगा। ये था आपका फोर्थ किलोमीटर का हिसाब। यानी पहले बार में यात्रा करेंगे तो 15 रुपया, दूसरा बार करेंगे तो 23 रुपया, तीसरा बार करेंगे तो 31 रुपया, फिर आपको चुकाने पड़ेंगे 39 रुपया। यात्रा करते जाइए, टैक्सी वाला पैसा लेता रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ये हमारा एपी नहीं हुआ? देखिए क्यों एपी ये हुआ? 15 पहले बार में 15 है, दूसरे बार में 23 है, तीसरे बार में 31 है, फिर 39 है, तो क्या यह एपी नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस कीजिए, 23 - 15 कीजिए तो ये कितना हो रहा है? 5 3 8 हो रहा है। फिर आप 31 - 23 कर दीजिए तो कितना अंतर आ रहा है? 8 का ही अंतर आ रहा है। फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि जहाँ तक ये आ गया है, ये हुआ A2 - A1, ये A3 - A2। इसका अगला सॉल्व करते हैं तो A4 - A3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 39 - 31, तो ये भी तो 8 ही होगा। यानी यहाँ पे ये जो पूरा ये बना, ये हमारा पूरा का पूरा एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ये जो फेयर पहले बार में 15 लिया गया और प्रत्येक बार में जो 8 लिया जा रहा है, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल फेयर इन रुपीज़ जो है वो 15,888 है। यानी इसका कहना है कि ये एपी का फॉर्मेशन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जो पैसा लिया जा रहा है वो पहले बार में 15, फिर 8, फिर 8, फिर 8। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यदि हाँ, यदि ना तो रीज़न दीजिए। तो देखिए दिक्कत कहाँ पे हो रही है कि ये जो है 15,888 ये पैसा नहीं है, ये टैक्सी का फेयर नहीं है, बल्कि ये किलोमीटर का डाटा दिया हुआ है। प्रत्येक किलोमीटर पे ये कितना ले रहा है? जैसे पहले किलोमीटर पे 15 रुपया ले रहा है, दूसरे किलोमीटर पे फिर 8 रुपया लेगा, फिर तीसरे किलोमीटर में वो फिर 8 रुपया लेगा, फिर चौथे किलोमीटर में वो फिर 8 रुपया लेगा। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएगा उसका 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ये डाटा एपी का नहीं है, ये टैक्सी फेयर का डाटा नहीं है, बल्कि ये डाटा जो है वो किलोमीटर का डाटा है। यहीं पे दिक्कत हो रही है। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? क्या यह एपी का फॉर्मेशन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये है? कारण ये नहीं है, ये तो किलोमीटर का डाटा है ये, और ये हमारा टैक्सी फेयर का डाटा है। जो टैक्सी फेयर का डाटा है वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि 8 रुपये ही तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किलोमीटर का डाटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कारण यही है कि ये जो दिया गया डाटा है वो किलोमीटर का डाटा है, और हमारा जो ये पूरा टैक्सी फेयर का पूरा सीन है ये सारा कुछ जो है एपी का फॉर्मेशन करेगा। इसके एपी को अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसका एपी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 रुपया फिर जुटेगा तो 23 हो जाएगा, फिर 8 रुपया जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा,
फिर 8 रुपया जोड़ेंगे तो ये 39 हो जाएगा, एंड सो ऑन ये होता रहेगा। तो ये हमारा एपी का फॉर्मेशन करेगा। टैक्सी का जो फेयर है, टैक्सी का जो भाड़ा है वो एपी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो इसलिए एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है क्योंकि ये डाटा किलोमीटर का दिया हुआ है, ना कि टैक्सी फेयर का। तो इसलिए ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एनेट टर्म पे जो सारे क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।